द इंडियन नेक्स्ट पीपीटी का टॉपिक है द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है कि किस प्रकार से मार्केट से रुपया जुटाया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है और कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे प्रॉफिट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक टर्म यूज करूँ मैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कि यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि बैंक आते हैं, इसी प्रकार एजुकेशन सिस्टम में क्या आएगा, यूनिवर्सिटी आएंगी, कॉलेजेस आएंगे, स्कूल्स आएंगे, ये सब चीज़ें आएंगी। तो एक प्रकार से कैसे फाइनेंस को कलेक्ट करना, फाइनेंस को एक जगह इकट्ठा करना और उसको मार्केट तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, उन लोगों को प्रॉफिट कराना, इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, इन सबको कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट करते हैं या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं या कौन सी बॉडी है जो ऑथोराइज्ड है इन सब कामों को करने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात की जाए, द नेटवर्क ऑफ द इंस्टीट्यूशन मार्केट और द इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी द फ्लो ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। तो ये क्या है, एक नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसमें मार्केट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फैसिलिटिंग द फ्लो ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। और फ्लो को क्या होता है, इसमें फंड होता है, फंड एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, कभी मार्केट से लोगों तक जाता है या कभी लोगों से मार्केट तक जाता है। इस प्रकार से फंड का मोबिलाइजेशन होता है और ट्रांजेक्शन होता है। अब की कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के की कंपोनेंट आते हैं, चार प्रकार के की कंपोनेंट हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, सबसे पहला आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें आते हैं कमर्शियल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, रीजनल रूरल बैंक आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक, एक्सिस बैंक हुआ, HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, ये सभी कमर्शियल बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर में। और यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात किया जाए तो SBI हुआ, पंजाब नेशनल बैंक हुआ, ये सभी गवर्नमेंट बहुत सारे बैंक हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक में आते हैं। तो आप यहाँ पर ये ना समझें कमर्शियल बैंक, कई लोग बाग गलती करते हैं कि कमर्शियल बैंक में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों को अलग अलग कर देते हैं। दोनों ही जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, दोनों ही कमर्शियल बैंक है। तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो कमर्शियल बैंक की यदि डेफिनेशन में हम बोलें, वो बैंक जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में आते हैं। और अब दूसरा पॉइंट आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। जैसे कोऑपरेटिव बैंक, जैसा कि पहले मैंने डिटेल्स में बताया, सभी लोग बाग आपस में इंडिविजुअली या सेल्फ फंडेड के द्वारा एक बैंक बनाते हैं, लोग बागों के फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक की तरह अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, किसानों की बेसिक जो फाइनेंशियल नीडेड रहती है उसकी पूर्ति करने के लिए काम करता है। जैसे रीजनल रूरल बैंक भी हमने पढ़ लिया है, जिसके की 3 स्टेजेस थी, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर्स बैंक मिल करके इसका ऑपरेट करते थे और इसको रेगुलेट करते थे और इसको ऑपरेट करने का काम करते थे। अब अगला आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल, AIFI भी हमने पढ़ लिया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम करते हैं, वो AIFI इंस्टीट्यूशन होते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, तो वो लोन कस्टमर को तभी प्रोवाइड करता है जब उसके पास रिक्वायरमेंट कस्टमर हो, जैसे कि ITR हो, सैलरी स्लिप हो, वेल्दी बैंक स्टेटमेंट हो। ये सब बेसिक
डॉक्यूमेंट होने के बाद ही उनको लोन प्रोवाइड कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल पाता है। लेकिन इसके विपरीत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी है, एनबीएफसी हैं, वो व्यक्ति को मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर और कम वेरिफिकेशन पर बेसिक वेरिफिकेशन करते हुए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और सिविल कम होने के बावजूद भी लोन प्रोवाइड आसानी से कर देती है। और एक और बात, वो लोग बाग जिनकी सिविल अच्छी भी है लेकिन उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें अदर कमर्शियल बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है और उनकी आवश्यकता है, उनकी रिक्वायरमेंट यदि बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एनबीएफसी कंपनी से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस को पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी जो जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उतना लोन एनबीएफसी कंपनी से ले सकते हैं। तो एक प्रकार से यदि देखा जाए, एनबीएफसी कंपनी उन लोगों के लिए लोन प्रोवाइड कराती है जिनकी सिविल अच्छी नहीं होती या फिर जो बहुत ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं, जिनको कि लोन कमर्शियल बैंक से उतना नहीं मिल रहा है जितना कि वो लेना चाहते हैं। तो एक प्रकार से एनबीएफसी बैंक वो एक प्रिंसिपल है ना कि लो रिस्क लो प्रॉफिट। मतलब जैसा कि बैंक में होता है, कम यदि रिस्क लोगे तो कम प्रॉफिट मिलेगा, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। मतलब एनबीएफसी कंपनी इस पर काम करती है कि हाई रिस्क यदि होगा तो हाई प्रॉफिट आपको मिलेगा। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे लोगों के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे के लिए लोन देने का काम करती हैं। फॉर इंस्टेंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में बंधन बैंक का आता है। अब नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट में अभी क्या था, पहला पॉइंट हमने पढ़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन आता है। पहला आता है स्टॉक एक्सचेंज, फिर आता है डेट मार्केट, फिर आता है मनी मार्केट, फिर आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फिर आता है कमोडिटी एक्सचेंज। फाइनेंशियल मार्केट में पहला पॉइंट आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू बाय कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। ऐसा मार्केट प्लेस यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इशू किया जाता है और कंपनी यहाँ पर इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेचती और ख़रीदती हैं, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे अमेरिका का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, और लंदन का है लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट मार्केट। डेट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है यहाँ पे सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पैसा जुटाने के लिए अपनी बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है, ताकि बैंक अपने सीआरआर को कंप्लीट करने के लिए, सीआरआर को कवर करने के लिए छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं और अपने सीआरआर को पूरा करते हैं, सीआरआर की रिक्वायरमेंट की या प्रोपोर्शन को पूरा करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पे मनी मार्केट में एक बात बताना भूल गया था कि सीआरआर क्या होता है। सीआरआर वो मिनिमम रुपए रहते हैं जो बैंक अपने पास बैंक को रखना ज़रूरी रहता है। तो इसको पूरा करने के लिए, इस सीआरआर के अनुपात को पूरा करने के लिए मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया जाता है रुपए को। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी जो रहती है उसको एक्सचेंज किया जाता है, जैसे कि डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना हो, या फिर अदर देश की कंट्री में कन्वर्ट करना हो, फिर रुपए को, या फिर येन में कन्वर्ट करना हो, समथिंग लाइक दैट। और कमोडिटी एक्सचेंज एक लीगल
एंटिटी होती है जिसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एट दिस टाइम, उदाहरण के तौर पे यदि मान लें कि अभी पेट्रोल की कीमत कुछ चल रही है, जैसे कि मान लीजिए फॉर इंस्टेंस 100 रुपये चल रही है, तो इस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कमोडिटी का, तो इन फ्यूचर में यदि उस पेट्रोल की कीमत यदि बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, कम होती है, तो इसका प्रभाव हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर नहीं पड़ता है। यदि इंक्रीज़ होती है तो हमें लाभ होता है, यदि डिक्रीज़ होती है तो हमें हानि होती है, और यदि डिक्रीज़ होती है तो हम उसको सेल आउट कर देते हैं। थैंक यू। कंपोनेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पहला आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी होती है, इसका मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स की कितनी हिस्सेदारी है, कितनी उसका पार्टिसिपेशन है, उसके बारे में इक्विटी डिनोट करती है, इंडिकेट करती है। और जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें देखा जाता है कि कितना शेयर होल्डर्स का हिस्सेदारी है उस कंपनी में, तो ये होती है इक्विटी। अब नेक्स्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। कोई भी कंपनी बॉन्ड्स को जारी करके मार्केट से फंड को जुटाती है, रुपए को जुटाती है, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए फंड को जुटा सके और इन्वेस्ट कर सके और कोई भी प्रोडक्ट बना सके। तो बॉन्ड के जरिए बॉन्ड में जो है शेयर होल्डर्स को उसका ब्याज दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, और जो कि बहुत ही सिक्योर रहता है, स्टेबल रहता है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जब कई इन्वेस्टर्स के मनी को एक जगह इकट्ठा करके एक मार्केट में लगाते हैं, और उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस यदि मान लीजिए हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे किसी के पास चाय की पत्ती है, किसी के पास शक्कर है, किसी के पास दूध है, किसी के पास पानी है, किसी के पास तपेली है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके, एक जगह पर इकट्ठा करके जब गैस पे चाय बनाई जाएगी तो वो, और उसका लाभ सभी को थोड़े थोड़े अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि उन्होंने दिया है, तो उसको हम इस प्रकार से चाय बन जाती है, और सेम इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में होता है। फोर्थ पॉइंट है डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें कि मार्केट में आने वाले टाइम में किसी भी कमोडिटी या वस्तु की कितनी कीमत रहने वाली है, उसका पहले से अनुमान लगा के कॉन्ट्रैक्ट करना ही डेरिवेटिव मार्केट के अंतर्गत आता है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कोई मक्का किसान है और एक व्यापारी है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। किसान और व्यापारी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आने वाले अगले 4 महीने में किसान व्यापारी को 2,000 रुपये क्विंटल में मक्का बेचेगा। तो आने वाले टाइम में यदि मान लीजिए उस मक्के की कीमत बाज़ार में 1,800 रुपये रह जाती है, तो इस स्थिति में किसान जो है मजबूर हो जाएगा उसको 1,800 रुपये में सॉरी जैसे कि मान लीजिए यदि 2,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आने वाले चौथे महीने में किसान मक्के के व्यापारी को मक्के की फसल बेचेगा 2,000 रुपये में। यदि उसकी कीमत कम हो जाती है मार्केट में, मान लीजिए 1,800 रुपये हो गई, तो इस स्थिति में व्यापारी को क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, क्योंकि उसको 2,000 रुपये किसान को पे करना पड़ेगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट में तो प्राइस 1,800 है, तो 200 रुपये की उसको हानि हो जाएगी। और यदि मान लीजिए कभी प्राइस मार्केट में 2,200 रुपये हो जाती है मक्के की, 2,200 रुपये प्रति क्विंटल हो जाती है, और उस टाइम पे एक्चुअल 4 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसान और व्यापारी के बीच में 2,000 रुपये का था, तो इस कंडीशन में किसान को क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट के नियम के तहत वो मजबूर रहेगा किसान की 2,000 रुपये में व्यापारी को अपनी फसल बेचे। तो ये एक चैलेंजिंग काम होता है कि आने वाले समय में किसी कमोडिटी की या वस्तु की कितनी कीमत रहने वाली है, उसका अनुमान लगाकर तत्कालीन समय में कॉन्ट्रैक्ट करना, ये एक चैलेंजिंग काम रहता है। तो इसको करने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति और बहुत समझदार जो मार्केट को पढ़ सकता हो उस व्यक्ति की ज़रूरत रहती है। यही डेरिवेटिव मार्केट टिप्स होता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो रहता है इंश्योर और एक रहता है इंश्योरर। So that means insurance policy is a legal contract between the insurer और द पॉलिसी होल्डर। दैट मीन्स यहाँ पर इंश्योरर कौन होता है, बैंक होता है, और पॉलिसी होल्डर कौन होता है, कस्टमर होता है जो कि पॉलिसी को लेता है। तो कस्टमर क्या करता है, कुछ प्रीमियम दे करके अपनी लाइफ को इंश्योरर को, दैट मीन्स बैंक को पहले से कुछ प्रीमियम देता है ताकि उसकी लाइफ कवर हो सके। जैसे कि मान लीजिए जे इंश्योरर जे जो राशि जो रहती है, अमाउंट जो रहता है वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। जैसे कि पॉलिसी रहती है वो अपनी अलग अलग प्रकार की रहती हैं और इसमें लाइफ कवर भी रहती है। जहाँ तक मुझे पता है जितना भी आपका अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिसी है 1,00,000 रुपए की, तो इसका 11 गुना आपको लाइफ कवर मिलेगा, 11 लाख रुपए। 11 आप यदि आपकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के पूरे ना होने के टाइम पे, तो वो 11 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और यदि सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेते हैं उस पॉलिसी के टर्म को, मैच्योरिटी पीरियड को, तो आपको विथ इंटरेस्ट उसका पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। यही होती है इंश्योरेंस पॉलिसी। बेसिकली इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो रहता है लाइफ इंश्योरेंस रहता है जो कि मैंने अभी बताया, और दूसरा रहता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में कौन सा आता है, जैसे व्हीकल का कोई भी इंश्योरेंस कराना हो, या अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना हो, या अपने मकान का इंश्योरेंस कराना हो, दुकान का इंश्योरेंस कराना हो, जैसा भी जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस में वो आता है जो लाइफ से रिलेटेड रहता है, वो लाइफ इंश्योरेंस में आता है। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। चालू है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, जैसा कि हमें मालूम है कि सरकार को कल्याणकारी वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार सरकारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह का बॉन्ड होती है जिसे सरकार जारी करती है, इशू करती है, और प्रॉमिस करती है कि जब इसकी मैच्योरिटी पूरी होगी तो सरकार इसको वापस पैसा दे देगी। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्रकार से मार्केट से या लोग बागों से रुपए लेने का तरीका है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गवर्नमेंट आश्वासन देती है कि इस रुपए के बदले हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको जब मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो विथ इंटरेस्ट आपको रुपए लौटा देंगे। सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। जब सरकार आरबीआई से पैसा उधार लेती है और इसके बदले सरकार आरबीआई को शपथ पत्र देती है, यानी सरकार गारंटी देती है, जिसे सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, या अन्य बैंक आरबीआई को पैसा देकर आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रखते हैं। इसे जी सेक भी कहा जाता है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक कागज होता है जिसमें सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, द्वारा एक आश्वासन किया जाता है। यह एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी इसको खरीद फरोख्त में प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रतिभूति ये जो गारंटी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जारी कर सकती हैं। इसे गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी कहा जाता है। गिल्ड एज सिक्योरिटी क्या होती है, सरकार एक संप्रभु राज्य है, मतलब सॉवरेन स्टेट है, यानी सरकार जितना पैसा चाहे आरबीआई के द्वारा छाप सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि सरकार जो बॉन्ड जारी करती है और इससे बॉन्ड को जो खरीदता है उसकी मैच्योरिटी के बाद सरकार उसे वापस करती है, यानी ये बॉन्ड लैप्स नहीं हो सकते। इसे ही गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी कहा जाता है। अब कितने प्रकार की होती हैं सिक्योरिटी, तो 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। पहली ट्रेजरी बिल होती है, जैसे टी बिल कहा जाता है। दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल्स होता है। तीसरा
जी सिक्योरिटी होती है, और तीसरा और चौथा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होता है। ट्रेजरी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल ये शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल से कम टाइम के लिए होता है। डेट जी सेक और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए रहता है। दैट मीन्स ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल 1 साल से कम के लिए जारी किया जाता है, और डेट जी सेक और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ये 1 साल से ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल को केंद्र सरकार द्वारा इशू किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। यह 1 साल से कम अवधि के लिए होता है। इन्हें जीरो कूपन सिक्योरिटी कहा जाता है। सरकार द्वारा यह बिल डिस्काउंट पर दिया जाता है। जीरो कूपन सिक्योरिटी कौन सी होती है? वो सिक्योरिटी जिस पर कोई सरकार ब्याज नहीं देती है, वो जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है? दूसरा, इसे 2010 में लाया गया था, जब सरकार 91 दिन से कम के लिए सिक्योरिटी जारी करती है तो सरकार कैश मैनेजमेंट बिल जारी करती है। सरकार द्वारा यह बिल डिस्काउंट पर दिया जाता है। डेटेड जी सेक ये लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए होती है, यानी सरकार सरकारी सिक्योरिटी को 5 से 40 साल तक के लिए जारी कर सकती है। इसे कूपन रेट कहा जाता है, मतलब इसमें सरकार द्वारा ब्याज मिलता है। इसे केवल केंद्र सरकार ही जारी कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। कूपन रेट क्या होती है? कूपन रेट में सरकार द्वारा ब्याज मिलता है, लेकिन ये ब्याज फिक्स नहीं होता है, ये इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। अब नेक्स्ट पेज आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पहला इसका इम्पोर्टेंस में है मोबिलाइजिंग सेविंग, मतलब जो सेविंग है, हमारी सेविंग होती है, एक्स्ट्रा सरप्लस फंड होता है, उसको मोबिलाइजिंग करना, अपने घर से बैंक तक लाना, बैंक से मार्केट तक लाना और इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना। तो एनकरेजिंग इंडिविजुअल को एनकरेजिंग करना सेविंग्स के लिए, और बिजनेस टू सेव एंड इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड, और अपने सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करना मार्केट में ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके। प्रोवाइडिंग वेरियस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और जो सेविंग के नए नए तरीके हैं वो प्रोवाइड करना, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, चाहे वो बीमा के द्वारा हो, चाहे एफडी के द्वारा हो, चाहे वो आरडी के द्वारा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के द्वारा हो, शेयर मार्केट के द्वारा हो। तो वेरियस टाइप से हम सेविंग करके और इन्वेस्ट करके हम इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दूसरा पॉइंट आता है कि एलोकेशन ऑफ फंड, मतलब फंड का आवंटन करना, मतलब बांटना, सभी सेक्टरों में एलोकेशन करना। इफिशियंसी चैनलिंग फंड्स टू सेक्टर इन नीड ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्ट एंड ग्रोथ। तो इफिशियंसी चैनलिंग फंड्स टू सेक्टर इन नीड ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्ट एंड ग्रोथ, किसी भी सेक्टर को फंड्स की ज़रूरत है, उसको वेरियस इंस्टीट्यूशन द्वारा फंड्स प्रोवाइड कराना, चाहे वो बैंक के द्वारा हो, चाहे वो शेयर मार्केट के द्वारा हो। तो वेरियस सेक्टर से फंड अवेलेबल कराना ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके और कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लाभ होता है, जैसा कि बैंक के लिए लाभ प्राप्त हुआ, बैंक ने एफडी की, आरडी की, वो एफडी आरडी की जो कलेक्शन हुआ था उस रुपए को मार्केट में लगाया, उस शेयर मार्केट में लगाया, शेयर मार्केट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिली, तो इस प्रकार से बैंक को एक प्रकार से ज़्यादा लाभ हुआ ना। जब ज़्यादा लाभ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होता है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जब किसी भी इंस्टीट्यूशन को फंड मिलता है या उसके फंड में ग्रोथ होती है, तो इंडिविजुअली किसी भी इंस्टीट्यूशन में ग्रोथ तो होती है, साथ ही साथ और इकोनॉमिक में भी डेवलपमेंट होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में अगला पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोई भी हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, जैसे किसी की भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो हम उसकी लाइफ की जो वैल्यू है उसका तो पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उस लाइफ को, उसकी लाइफ का जो हम इंश्योरेंस करते हैं, उसके बाद जो फंड मिलता है, उस फंड से उसके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जो कि उसके लिए बहुत ही मददगार होती है।
जब किसी परिवार में कोई एक वर्किंग मैन या वुमेन की डेथ हो जाती है तो किसी परिवार को चला पाना बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इस कंडीशन में हम इंश्योरेंस के द्वारा या रिस्क मैनेजमेंट करके उसकी लाइफ की जो कमी होती है उसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है उसके परिवार के सपोर्ट के लिए। तो देन कम टू द पॉइंट, प्रोवाइडिंग रिस्क मिटिगेशन टूल्स, रिस्क को कम करना इंश्योरेंस करके, एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल और बिजनेस। इंडिविजुअल भी हम जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस करते हैं या फिर किसी भी कार का इंश्योरेंस किया, व्हीकल का इंश्योरेंस किया, या फिर किसी भी बिजनेस का इंश्योरेंस किया या मकान का इंश्योरेंस किया, इन सब से रिस्क कम हो जाती है, उसके हानि होने की रिस्क जो है कम हो जाती है। हानि तो होती है, हम 100% तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन जितना कवर हम करते हैं उसमें सफिशिएंट रहता है, बहुत ज़्यादा हानि की संभावना कम हो जाती है। अब प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट अनफॉर्सीन इवेंट्स एंड लॉसेस, जो अनएक्सपेक्टेड जो हमारे जीवन में घटित होता है, जो भी इवेंट्स होती हैं और लॉसेस होती हैं, उसके अगेंस्ट में हमें एक सिक्योरिटी मिल जाती है इंश्योरेंस के द्वारा। इस प्रकार हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन द इकोनॉमी, मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म, मतलब बैंक के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है या इंडिविजुअली जो पेमेंट किया जाता है, चाहे वो NEFT हो, RTGS हो। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS मतलब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, IMPS मतलब इमीडिएटली फंड ट्रांसफ़र। इन सब के द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंडर आते हैं। So that means enabling secure and efficient payment and settlement of transaction। efficient पेमेंट करना और सिक्योर पेमेंट करना NEFT से, RTGS से, IMPS से, और सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन करना, और सपोर्टिंग स्मूथ एंड कन्वीनियंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और किस में सपोर्ट करता है ये? स्मूथ और कन्वीनियंशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। जैसा कि मैंने पहले भी इसका डिटेल्स में बता दिया है, प्रमोटिंग एक्सेस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फॉर ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, सभी सेक्टर के लिए जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना सोसाइटी के, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन में आता है। और एक्सटेंडिंग सर्विस को एक्सपांड करना, जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन के लिए। रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमी में आता है अगला पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि पता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। दैट मीन्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रोल इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम। और RBI बैंकिंग सिस्टम को भी क्या करती है? रेगुलेशन करती है, उसके नियम कायदे कानून बनाती है, और इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी, और फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करने का काम RBI द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किया जाता है।